चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने इस क्वेश्चन पे छोड़ा था, प्रोबेबिलिटी का। ये तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। 8 पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड ऑन अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसपे 8 पॉइंट्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड हैं, उनके आपस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इफ 4 of 8 पॉइंट्स आर टू बी चोजन एट रैंडम, अगर उन 8 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स हम रैंडमली चूज करें, what is the probability that a quadrilateral having the 4 points chosen as vertices will be a square? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो हम 4 पॉइंट चूज करेंगे वो एक स्क्वायर बना रहे होंगे। वर्टिसेस का मतलब यही है कि जो भी पॉइंट हम चूज करें वो बेसिकली सर्कल को टच कर रहे हों, तो ये पॉइंट तो है ही सर्कल पे। फॉर एग्जांपल, हम अगर 4 पॉइंट चूज करते हैं, कोई भी 4 पॉइंट ले लेते हैं। आप ये ले लें, 1 2, और आप ये ले लें एक, और एक ये ले लें जरा। अब ये देखें, रैंडमली हमने 4 पॉइंट जिसका चूज किए हैं, तो ये अब स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखें, ये ज्यादा है क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वली, मतलब ये स्क्वायर नहीं बना। हमने सिर्फ वही पॉसिबल केसेस, सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, आवाज भी कट रही थी। चलें स्टार्ट करें वापस। मैंने भी हॉटस्पॉट से किया है, मेरे ख्याल में वो पीटीसीएल का इंटरनेट है, वो तो बस किस्मत से चलता है। चले मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे। अब ये इक्वली स्पेस्ड हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक, एक, एक और ले लेते हैं। 8 पॉइंट्स, ठीक है। इसके लिए हम कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल ओवर टोटल। अब इसमें फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है कि कितने टोटल हमारे पास वेज हैं कि वो स्क्वायर बने। ठीक है, एक चीज हमने ये निकालनी और एक हमने टोटल निकालना है कि वैसे हम 4 पॉइंट्स इस तरह रेंडमली कितने चूज कर सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो ये अब 8 पॉइंट में से हमने 4 पॉइंट्स चूज करने हैं। जब एक हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट चूज करना हो तो सिंपल हम उसको 1/8 यहाँ लिख सकते थे ना। लेकिन अब ये हमने एक ग्रुप चूज करना है,
तो इसके लिए हमें, अगर आप कम्बिनेशन टेक्निक वाला फॉर्मूला यूज करें तो आप ये ग्रुप की प्रोबेबिलिटी या ये वैल्यू निकाल सकते हैं फेवरेबल वाली। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। ठीक है, अब n होता है टोटल। अब टोटल पॉइंट्स हमें पता है 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r होता है जो ग्रुप हमने चूज करना होता है। ठीक है, मतलब हमने जितने चूज करने हैं वो अब 8 टोटल हैं और 4 पॉइंट्स हमने चूज करने हैं, तो r उसमें 4 हो गया। तो ये 8 - 4 होल फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हमें पता है कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल होता है वो उससे स्मॉलेस्ट नंबर अप टू 1 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 8 7 6 5 इस तरह। तो आप इसको लेके चल सकते हैं। हम फिलहाल 4 तक रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टोरियल मौजूद है, हम इससे कटिंग कर सकते हैं। तो आप इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस 4 फैक्टोरियल का मतलब भी यही है कि 4 × 3 × 2 × 1। अब नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 8 - 4 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल ही आ गया। अब एक 4 फैक्टोरियल हम कैंसिल आउट कर देते हैं इस 4 फैक्टोरियल से। अब आप इसको सॉल्व करें, अगर ये ऊपर वाले चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा, आई 70 आ रहा है। जी 70 आ रहा है, वो आपने आंसर बताया। तो ये ऊपर आ जाता है 1680। ठीक है, नीचे आ जाता है 24, 4 का फैक्टोरियल जो है वो 24 आता है। तो इनको अगर आप अब कैंसिल आउट करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये आपके पास आंसर 70 आ जाएगा। तो आपके पास अब ये जो 70 निकला है, ये आपके पास अब टोटल आउटकम्स निकले हैं। मतलब कि आप इनको डिफरेंट रैंडमली चूज करके 70 वेज में 4 पॉइंट्स चूज कर सकते हैं इन 8 में से। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल आउटकम वाला जो फिगर थी इस प्रोबेबिलिटी में, वो आपने 70 निकाली। अब इसमें फेवरेबल हमने देखनी है कि हम नंबर्स, ये पॉइंट्स कैसे चूज करें कि वो हमारे पास स्क्वायर बने। आप एक रफ स्क्वायर खुद बना सकते हैं, ये जैसे बनाया, ये एक परफेक्ट। सर कासिम फिर आवाज नहीं आ रही। सर सकलैन आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी मैं शेयर कर देता हूँ। कर ले, मैंने ये मोबाइल से मेरे ज्वाइन साथ किया है, वो मतलब लैपटॉप से बार बार डिस्कनेक्ट हो
ये मेरे साथ शेयर कर देंगे ये वाला डॉक्यूमेंट जो था। ये आप अगर वो ड्राइव का लिंक खोले ना स्लैक से खुल जाएगा। तो ये ऑफिशियल गाइड है। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। जीआरई बुक्स का जो फोल्डर है ना उसमें फिर ईटीएस में जाके तो ये ऑफिशियल वाली गाइड। ठीक, एक मिनट, बस एक मिनट दे। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर आपकी ड्राइव शो हो रही है। हाँ। कौन सी ये वाली इसमें जो से? नीचे एंड पे है, एंड पे जो है ये वाली है ना? ये ऑफिशियल वाली। जी सर। चलो, एक मिनट, मैं इसको डाउनलोड करूँ। पेज पेज नंबर कौन सा पेज था? इसमें 689 सर। मैं वापस शेयर करता हूँ फुल स्क्रीन पे। चले, अब आई गेस हो रहा होगा अभी शो। जी सर, अभी हो रहा है शो? जी सर शो हो रहा है विजिबल। चलें, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूला है उसमें फेवरेबल और टोटल। तो हमने टोटल की वैल्यू निकाली थी 70, कि 70 वेज हैं, हम चार कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं 8 पॉइंट में से। अब दूसरी तरफ हमने फेवरेबल आउटकम्स निकालने थे कि कितने पॉसिबल वेज हैं कि हम स्क्वायर को चूज कर सकें या स्क्वायर बना सकें उन 4 पॉइंट से। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि जस्ट दो ही पॉसिबल वेज हमें नजर आ रहे थे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट एक्स्ट्रा बचा नहीं था जिससे हम मजीद स्क्वायर बना सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो इक्वली स्पेस थे। अब इस तरह था, तो अगर हम एक ये बनाते हैं स्क्वायर, एक ये बनाते हैं, इसके अलावा अब कोई और मजीद यूनिक स्क्वायर नहीं बन सकता। वो आप इन स्क्वायर्स को अगर आप रोटेट करेंगे, वो एग्जैक्ट वही पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे जो हमने पहले से कर लिए हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबल वेज हैं कि स्क्वायर हम चूज कर सकें। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम की वैल्यू है वो 2 आती है। ठीक है, डायरेक्ट। तो आप उस फॉर्मूले में फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। अब फेवरेबल इस केस में 2 है, 2/, टोटल हमने 70 कैलकुलेट किया, तो ये आ जाता है। अगर आप 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो 1/35, जो कि हमारे पास ऑप्शन ये बी है इसका आंसर। ये क्लियर है सबको? यस जी सर। जी सर, क्लियर है। ओके, प्रोबेबिलिटी के तो यही क्वेश्चन है। अभी हम ऑफिशियल गाइड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज और कल जितने भी क्वेश्चंस हम कर सके। तो उसमें तम तकरीबन जो भी टॉपिक्स आएंगे, मेरे ख्याल में क्वांट के मैक्सिमम टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे, हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। और फिर फ्राइडे को हमने ये सेशन कंक्लूड करना है, तो उसमें हम फिर डिस्कस कर लेंगे ओवरऑल कि हमने पूरे सेशन में क्या क्या किया, और मज़ीद आपके लिए गाइडलाइन कि आप आगे जितने अरसे में भी इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं आप उसको कैसे लेके चलें। तो सर पेज नंबर 224 ओपन कर लें इसका। जी, क्वेश्चन 1। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी एक दफ़ा किए हुए, तो इनको जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी दी हुई है। इसको रीड आउट कर देता हूँ मैं खुद ही जल्दी से। एमा स्पेंड $75 बाइंग अ यूज बाईसाइकिल एंड $27 रिपेयरिंग इट। उसने $75 की एक बाईसाइकिल खरीदी और $25 में उसको रिपेयर करवाया। देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल फॉर 40% मोर देन द टोटल अमाउंट शी स्पेंड बाइंग एंड रिपेयरिंग इट। और उसके बाद उसने उसको 40% मजीद मतलब मोर, मतलब के एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं, जितनी उसकी कॉस्ट आई उससे 40% एक्स्ट्रा पे उसने उसको सेल कर दिया। तो इसमें हमने कंपैरिजन करना है, क्वांटिटी बी में जस्ट 140 है, और क्वांटिटी ए में द प्राइस एट विच एमा सोल्ड द बाईसाइकिल। तो हमें पहले ये प्राइस निकालनी होगी, तब हम इसको 140 से कंपेयर कर सकेंगे। तो आप में से कोई भी बताए कि इसकी प्राइस क्या बनेगी। ये 140 से ज्यादा ही बनेगी।
हाँ, क्योंकि 102 बन रहा है और जैसे जी सर बिल्कुल, ने भी लेकिन लिख आप दिया 104। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज वहां पे भी चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन में। आपने अगर सही बताया अगर कि ये ज्यादा होगी, आप एक्सप्लेन कर दें बस। अगर $100 होता ना तो फिर वो एग्जैक्टली 140 बनती, क्योंकि वो 102 है, इसलिए उसका 40% क्रॉस कर जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये 140 से ज्यादा ही बनेगी, तो क्वांटिटी ये हमारी ग्रेटर है, तो ऑप्शन ए हम इसमें चूज करेंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं सर, स्क्रॉल डाउन कर लें। ओके, हमें फिगर दी हुई है। इन द फिगर अबव स्क्वायर्स पी क्यू आर वी एंड वी आर एस टी हैव साइड्स ऑफ लेंथ 6। ठीक है, इसमें हमें जो दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं उनकी हमें साइड्स दी हुई हैं 6। तो हमें पता है कि ये भी 6 है, ये भी 6 है। इस तमाम साइड्स जो हैं, दोनों स्क्वायर जो बन रहे हैं बीच में, वो सब 6 है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और क्वांटिटी बी में जस्ट 36। तो ये शेडेड रीजन का जो एरिया है और 36, तो हमने ये एरिया शेडेड रीजन का निकालना है। ये कैलकुलेट करके हम फिर 36 से उसे कंपेयर करेंगे। अब ये देख लें कि ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि ये दो स्क्वायर थे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर इनका दरमियान में डायगोनल ड्रॉ हुआ है तो वो एक जो ट्रायंगल बनती है उसको आप आई थिंक राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। सर हमजा, इसको राइट ट्रायंगल हम कह सकते हैं खुद। जी सर कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड्स में आपस में 90 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल। और दो स्क्वायर्स को हम जिस तरह भी ऐड करें वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो रेक्टेंगल में भी यही होता है कि फिर 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल में देखें, ये क्यू पी साइड हमारे पास 6 है, और अगर ये क्यू एस को देखें तो इसकी भी लेंथ हमारे पास है 6 + 6, अगर आप करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इसकी दो साइड्स हमारे पास दी हुई हैं, थर्ड साइड हमने कैलकुलेट करनी है। एरिया के लिए अब हमें एरिया का जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का, वो कोई बता सकता है? तो 1/2 जी जी। बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी। बेस इंटू हाइट आप कर लें या यस। यूं कर लेते हैं। ओके, तो इसमें बेस क्या है? बेस इसमें 12 है और हाइट इसमें 6 है। बेस इसमें 6 नहीं होगी, या दोनों ले सकते हैं? फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे बेस इसमें वो हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड होती है उसे हम वो कहते हैं, ये उल्टी है हमारे पास नहीं, बेस हम ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज को तो नहीं कहेंगे ना। यानी हाइपोटेन्यूज तो इसका बाय ये वाला है ना। हाँ हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड पर बेस होता है। हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट साइड कौन सी है? क्यू और एस वाली। ठीक है। ओके, आप 6 और 12 लेते हैं, तो ये आपके पास 36 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो क्वांटिटी बी भी आपके पास 36 है, तो क्वांटिटी ए और बी इक्वल है, तो ऑप्शन सी होता है इसमें। ठीक है सर, क्वेश्चन 3 को जरा ऊपर कर दें। In 2009, the property tax on each home in town X was P% of the assessed value of the home, where P is a constant. The property tax in 2009 on a home in town X that had as assessed value of
25,000 was 2,500। ठीक है, कि 2009 में वो प्रॉपर्टी टैक्स की कोई वैल्यू बता रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू 125,000 थी तो उस पे जो टैक्स था वो 2,500 था। ठीक है, तो अब हमें क्वांटिटी ए में एक उन्होंने दिया हुआ दी प्रॉपर्टी टैक्स इन 2009 ऑन अ होम इन टाउन एक्स दैट हैड एज assessed वैल्यू ऑफ 160,000। ठीक है, कि 160,000 अगर उसी ईयर में 2009 में ही हो तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा, मतलब इसमें वो प्रॉपर्टी टैक्स पूछ रहे हैं और उसको हमने फिर कंपेयर करना है क्वांटिटी बी से। अब क्योंकि सेम ईयर की बात हो रही है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो कांस्टेंट ही है, जिस तरह उन्होंने बता भी दिया था हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेंगे और फिर इस वैल्यू का प्रॉपर्टी टैक्स निकाल लेंगे उस रेट से। तो रेट कैसे निकालेंगे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? इसको 125 जो हटा रहे हैं वो डिवाइड कर दो। जी सर, अब देखें ना, इस 125,000 का कोई परसेंटेज ये निकली है ना, मतलब वही रेट है बेसिकली कि 125% का कोई इस पे रेट लगाया तो हमारे पास ये टैक्स 2,500 बना आंसर। मतलब 125,000 इंटू X% इज इक्वल्स टू 2,500। ये बेसिकली इस तरह बन रहा है ना कि ये 125,000 का कुछ X% 2,500 है, तो आप इस 125,000 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर लें तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी। टू। ठीक है, तो वो 2% आती है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आपने जस्ट इस 160,000 का प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है तो आपके पास रेट आ गया 2%। आप 160,000 का 2% ले लें तो वो आपके पास आ जाएगा 3,200। एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्वांटिटी बी में जस्ट 3,000 है, ये 3,200 ग्रेटर है उससे, तो आपके पास क्वांटिटी ए ग्रेटर है, मतलब ऑप्शन ए है। जी जी। क्वेश्चन 4, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे? क्वांटिटी ए जस्ट एक्स है, क्वांटिटी बी जस्ट वाई है, और हमें एक इसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 होगा। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज को, हम क्या करेंगे इसमें? जी सर, आगा शाहजेब, सर शहजाद को आइडिया। सर जरगाम। सर आई थिंक इनमें कोई रिलेशन नहीं बना रहा। जी, परमिशन पूरी की। आई थिंक इंफॉर्मेशन इसमें पूरी डी, गिवन नहीं है। यस सर, और डी इसमें आपका पता नहीं। जी बिल्कुल, अगर इस तरह हो तो आप देखें एक्स और वाई की वैल्यूज देखेंगे ना, आप कोई भी यस दो सर, तीन और वैल्यूज हमें पुट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा उससे। इसमें दो दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो वेरिएबल में तो दो इक्वेशन हो तो फिर जी हम जी, उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं वैसे आप इससे वैल्यू तो देख सकते हैं, मतलब आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज लेंगे तो वो -1 आती जाएंगी, लेकिन वो वेरी करती है वैल्यूज, जरूरी नहीं कि वो आपको एक ही
जैसा आंसर आ रहा है, मतलब कि एक्स हर केस में छोटा नहीं आ सकता या वाई हर केस में छोटा नहीं आ सकता। तो आपके पास मतलब बहुत सारे इसमें सिनेरियोज बनते, तो आप ऑप्शन डी की तरफ चले जाते। और ये सर यामीन ने भी मेरे ख्याल में एक बताया था शॉर्टकट के, जब भी इस तरह दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो और एक इक्वेशन हमें गिवन हो, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन डी की तरफ चले जाते हैं, जो आपने भी अभी बताया कि हमें इक्वेशन एक गिवन है। सर हमजा, आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये जो बात है? जी सर, इसी तरह ही है। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस है। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। मतलब हम बगैर कैलकुलेट किए बस ये देख के डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, डी की तरफ? अ, सर जा सकते हैं, लेकिन कोई और कंडीशन अगर ना दी हो। सही, मतलब सिंपल अगर एक इक्वेशन ही दी हुई है इस तरह, तो फिर ये हर केस में मतलब ऑप्शन डी ही होगा। जी, जी मतलब सर, सर यामीन ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। मैं ऐसे ही। क्लैरिटी इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर हम इसको रटा मार लेते हैं इस चीज को, तो वो कहीं ऐसा केस ना आ जाए ना जिसमें फिर ये गलत हो जाए बात। ऐसे ही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई साथ में कंडीशन दे दी गई कि वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या एक्स कुछ इस तरह है, फिर नहीं वो चीज़ करेंगे। जी जी, फिर तो उसको हम हाँ, लेकिन डिफरेंट अगर सिर्फ तरीके से करेंगे। इक्वेशन दी हुई है फिर तो डायरेक्ट डी पे जा सकते हैं। ठीक है, चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 आ गया जी। इसमें अब देखें, आर एस एंड टी आर थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट आर इज लेस देन एस एंड एस इज लेस देन टी। अब आर एस टी तीन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड का मतलब 1357 में से कुछ हो सकता है। आई थिंक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों कंसीडर करेंगे हम। और थ्री कंसेक्यूटिव हैं, तो उनमें जो आप कह लें कि इंक्रीमेंट है वो सेम है। अब क्वांटिटी ए में देखें, आर प्लस एस प्लस वन है, और क्वांटिटी बी में एस प्लस टी माइनस वन है। तो अगर हम इनको कंसीडर कर लें, वन, थ्री और फाइव, मतलब ये केस भी हो सकता है। और -7, -5 और -3, सर ये दोनों केस हो सकते हैं। यस सर, इसको हम इस तरह से भी जी ले सर। सकते हैं, जैसे आर, R+2 और R+4 ऐसे भी ले सकते हैं। जी जी, वो मैं भी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमें ये पता है कि पहला कोई भी हम जो भी लेंगे उसमें टू का इंक्रीमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव इंक्रीमेंट हम करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। और फिर इसमें अगर आप पॉजिटिव इंक्रीमेंट करते हैं टू का या फोर का, यहाँ से करते हैं वन से, तो आपके पास फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको आर में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट तो आपको पता है ना कि सबसे छोटा आर ही है। तो आप अगर इसमें नंबर नहीं लेते, क्योंकि हमें जस्ट हम इन्होंने अल्फाबेट्स ही दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज लेस देन आर प्लस टू इंटू आर प्लस फोर। ठीक है, ये भी अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं। अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ पे हमने वन ले ली, यहाँ पे हमने -7 ले ली। ठीक है, तो आपके पास आंसर वही आएंगे। अगर आप यहाँ वन ले लेते हैं तो यहाँ थ्री आएगा, यहाँ फाइव आएगा। यहाँ -7 ले लेते हैं आर, तो आपके पास यहाँ पे -5 और यहाँ -3 आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज मैंने ली थी, ये आप अगर इधर पुट भी करते हैं तो ये तो आपके पास ये एक जनरलाइज फॉर्म आ गई इसकी, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की। अब आप इसको देखें, आर प्लस एस प्लस वन। अब आर के ऊपर आपके पास आर ही है, एस की जगह आपके पास R+2 आ गया, और टी की जगह R+4 आ गया। अब
अगर आप इसमें ये वैल्यूज पुट करके देख लें तो आपके पास आंसर आएगा R+S। तो R+R+4 आ जाएगा और +1 आपने करना है उसमें, R+R+2+1। ठीक है, ये हमने S की वैल्यू समझ लें पुट कर ली है। तो ये आपके पास 2R+3 आ जाता है। ठीक है, अब क्वांटिटी बी में देखें, इसमें भी हम उसी तरह सेम एस की वैल्यू और टी की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। ये एस की वैल्यू, ये टी की वैल्यू है। तो R+2 + जी ये 2R+5 आ जाता है। R+4 - 1। तो ये आपके पास 2R +5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2R सेम है। आप इसको अगर इग्नोर भी कर दें तो आप ये +3 और +5 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन में। तो इसमें हमारे पास 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो क्वांटिटी बी हमारी ग्रेटर है। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। यस। ओके, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं, के और एल। और क्वांटिटी ए में है दी स्लोप ऑफ लाइन के, और क्वांटिटी बी में है दी स्लोप ऑफ लाइन एल। इन दोनों की स्लोप को हमने कंपेयर करना है। स्लोप के लिए हमने ज्योमेट्री में बड़ा अच्छा से पढ़ा था। तो आप में से कोई अगर इसको बताना चाहे कि किसकी स्लोप ज्यादा होगी, लाइन के की या लाइन एल की। आई गेस लाइन एक ही मेरे ख्याल से करीब है ना वाई के, वाई उसके एक्सिस के। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि स्लोप इनकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये दोनों रेज हो रही है तो इनकी दोनों पॉजिटिव होंगी। जी आपको पॉजिटिव ही पता होंगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव का बताया था कि जब आप की लाइन को देखते हुए एक्स की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके साथ वाई की वैल्यू भी अगर इंक्रीज कर रही है उस लाइन पे, तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप पॉजिटिव है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू कम हो रही है तो उसकी स्लोप नेगेटिव है। अब ये देखें, यहाँ से यूं राइज कर रही है ना लाइन दोनों। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू इनमें बढ़ रही है तो साथ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये देखी थी हमने कि जो लाइन जितनी स्टीप होगी, मतलब वो जितनी खड़ी होगी, उसमें उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, या आप उसमें कह सकते हैं कि उसकी में वाई की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो उसकी स्लोप ज्यादा होगी। अब जैसे ये लाइन के, ये ज्यादा स्टीप है ना लाइन एल से। अब दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, तो के की स्लोप ज्यादा है एल से। ठीक है, तो क्वांटिटी ए हमारे पास ग्रेटर है। जी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7। ये आप में से कोई एक्सप्लेन कर दे। इजी क्वेश्चन है, अगर ना समझ आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे।
तीन हमें मतलब एंगल दिए गए हैं इस फिगर में, और फिर हमें वैल्यू दी गई है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 45। हमें मतलब 3 साइडेड फिगर दी हुई है, तो हम उसे ट्रायंगल भी कह सकते हैं। और उसके तीनों इंटरनल एंगल जो है वो एक्स वाई और जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल में इंटरनल एंगल्स 180 के इक्वल होते हैं, उनका सम जो होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई बिल्कुल। प्लस जेड, तो वो 180 है। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड हमें पता चल गया 180 है, जस्ट उसको 45 से हमने डिवाइड करना है, तो इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी जो उनसे उन्हें हमसे वैल्यू पूछी हुई है। तो 180 डिवाइडेड बाय 45 कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये ऑप्शन सी सर ने टिक किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। A certain store sells two types of pens, one type for $2 per pen and other type for $3 per pen. If a customer can spend up to $25 to buy pens at the store, there is no sale tax. What is the greatest number of pens the customer can buy? कि एक स्टोर पे दो किस्म के पेन पड़े हुए हैं, एक की प्राइस है $2 पर पेन और एक पे है $3 पर पेन। तो एक कस्टमर ने $25 स्पेंड किए, तो आप बताएं कि मैक्सिमम पेन्स वो कितने खरीद सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेन्स $25 में वो कितने खरीद सकता है इन दोनों टाइप्स में से। तो ये तो आम सी जुबान 12। में भी देखा जाए कि जो सस्ती चीज़ है वो ज़्यादा खरीदी जाएगी ना, नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आप वो सस्ती चीज़ वाले देखेंगे जिसका रेट कम है, $2 वाला। ठीक है, लेकिन आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि आपने $25 100% कंज्यूम करने हैं। जी सर, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ जी, यही बता रहा था कि 12 आएंगे, बिकॉज अगर हम लाइक $2 वाला पेन लेते हैं तो वो ज़्यादा होंगे हमारे पास क्वांटिटी में, एज कम्पेयर टू $3 पेन के। तो जी जो एक आखिरी एक पेन बच जाएगा वो $3 का हम ले लेंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। बिल्कुल, हम वैसे $2 वाले अगर 12 पेन ले लेते तो हमारे $24 जो है ना स्पेंड हो जाते, फिर $1 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो वो हमने बचाना नहीं था, हमने 25 100% कंज्यूम करने, तो हम इसमें से एक पेन कम कर लेंगे, मतलब 11 पेन ले लेंगे $2 वाले, तो वो ₹22 या $22 हमारे हो जाएंगे। और पीछे फिर हमारे $3 बचेंगे, उससे हम $3 वाला एक पेन ले लेंगे। तो ये टोटल फिर हमारे 11 + 1 12 पेन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि हमने 100% इसको अगर इसमें हम स्पेंड कर सकें फिर तो ठीक है, लेकिन 100 से कुछ परसेंटेज भी कम हमारे ये मतलब कुछ पैसे बच रहे हैं, तो उनको फिर हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि वो 100% पैसे कंज्यूम हो, तब आपके पास सही आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। If y is equal to 3x, z is equal to 2y, what is x plus y plus z in terms of x? जी सर, कोई एक्सप्लेन करना चाहे। सर 10x होगा हमारे पास। अगर हम जी में वाई की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 6x आ जाएगा। तो अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो फिर हमारे पास यानी कि 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 10x। जी बिल्कुल सर, हमने मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। तो आपने इसमें ये तो एक्स में ही है, बस ये वाई और जेड को भी एक्स में कन्वर्ट किया इन दो इक्वेशंस की मदद से। अब वाई तो हमारे पास पहले ही 3x है, ये भी एक्स टर्म में, तो जस्ट यहाँ 3x पुट कर दिया। अब जेड की वैल्यू हमने एक्स टर्म में लेनी,
तो z में क्योंकि y है और y हमारे पास x फॉर्म में है, तो ये 3x आप इधर y की जगह पुट करेंगे तो आपके पास z भी x टर्म में आ जाएगा, और बस इन तीनों को आपने पुट किया और ये ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास 10x आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक शिपिंग कंपनी जो सर्विस चार्जेस जो हैं, सर्टेन शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस फी वो चार्ज करती है। अगर $0.75 वो चार्ज करती है जब पैकेज जो है ना $25 तक हो, मतलब उसकी वर्थ जो है $25 तक या उससे कम हो, और वो $1 चार्ज करती है जब पैकेज जो है $25 से अबव हो। तो अब एक बंदा है जिसके पास ये तीन पैकेजेस हैं, तो आप बताएं कि इसको टोटल इंश्योरेंस फी कितनी पे करनी पड़ेगी इन तीन पैकेजेस के लिए। अगर 25 या 25 से कम हो तो पैकेज पे ये इंश्योरेंस फी चार्ज होती है 0.75, और अगर उससे ज़्यादा हो तो 1 चार्ज होगी। तो आप बताएं कि ये अगर उसकी प्राइसेस हैं या उसकी वर्थ है तो इस पे कितना चार्ज होगा। 2.50। 2.5, जैसे ये सर हमजा ने लिखा, ये 18.25, ये भी हम देख रहे हैं कि 25 से कम है तो उस पर ये वाली चार्ज हो जाएगी 0.75, ये लिख दिया। फिर ये 25 है, ये भी 25 या 25 से कम वाले उसमें ही आएगा, तो ये भी 0.75 है। अब ये 127.50, ये 25 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका रेट 1 है, तो वो हमने 1 लिख दिया। तो अब इनको आप ऐड करें तो ये $2.50 बन जाता है, जो कि ऑप्शन सी है हमारे पास। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 11। Last year, all purchases of a certain product was made either online or in a store. If 55% of the purchases were made online, what was the ratio of the number of purchases made online to the number of purchases made in a store? ठीक है, एक स्टोर है जिसपे उन्होंने प्रोडक्ट की सेल परचेजेस बताई हुई हैं कि या तो वो ऑनलाइन हुई हैं या स्टोर पे हुई हैं, ठीक है। अब हमें ऑनलाइन का उन्होंने बता दिया कि अगर ऑनलाइन 55% सेल्स परचेजेस ऑनलाइन हुई हैं, तो आप रेशियो बताएं ऑनलाइन टू द नंबर ऑफ परचेजेस मेड इन अ स्टोर, ठीक है। आप रेशियो बताएं उसका जो स्टोर से परचेजेस हुई हैं। मतलब ये जो 55% हमारी सेल्स ऑनलाइन हुई हैं, इसकी रेशियो हमने बतानी है दूसरी परचेजेस से जो कि स्टोर में हुई हैं। सर 11 to वो 9। 45 बच गए। जी 100 45 माइनस बच फिफ्टी गए, फाइव कर देंगे, 45 हो जाएंगे। तो अगर से बिल्कुल। ओवरऑल देखा जाए तो 11 to 9 हमारे पास आती है। 11 to 9, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता होता है कि टोटल अगर 100% है, उसमें से 55% उन्होंने हमें दे दिया। परसेंटेज आप पता है 100 में से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये बता दिए कि मेड आइदर ऑनलाइन और इन अ स्टोर, मतलब सिर्फ दो वेज ही हैं, दो तरीके ही हैं परचेजेस के। तो एक अगर 55 है तो 100 में से दूसरी 45 रह जाएगी, और इसकी रेशियो हमने बतानी है। तो 55 डिवाइडेड बाई 45 भी आप कर सकते हैं, तो ये 11/9 या 11 to 9 भी आप इसको लिखते हैं। तो ये ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं जल्दी से, टाइम हमारा पूरा हो गया। इन द रेक्टेंगुलर सॉलिड अबव, अब ये कुछ साइड्स उसकी दी गई हैं, TU = 3, TU हमारे पास ये है 3, UV = 4 और VR = 2। VR हमारे पास ये 2 दिया हुआ। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगुलर रीजन, अब ये जो इन्होंने शेड किया हुआ एरिया, इसका एरिया हमसे वो पूछ रहे हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि
ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब इसमें लेंथ वी टी भी हो सकती है, आर एस भी हो सकती है, और जो विड्थ है वो आर वी और एस टी है। तो आर वी हमें गिवन है, ये भी टू ही है, आप इसको देखते हुए इसको भी टू लिख सकते हैं। तो आपके पास जस्ट वी टी की वैल्यू या आर एस की वैल्यू अगर आ जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप वी टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोई वीटी बताए। वीटी की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास रेक्टेंगल में आ रहा है। जी जी, क्योंकि अभी ये देखें, ये वाला जो ट्राइंगल में। हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसका डायगोनल बन रहा है ना बेसिकली वी टी। तो आप अगर इसको देखें तो ये दो राइट ट्राइंगल बनती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इसमें हमारे पास ये साइड भी मौजूद है, ये साइड भी मौजूद है, जस्ट हमने इसका ये हाइपोटेन्यूज निकालना है जो कि वी टी है, जो हमने निकालना है। अब जैसे ये सर हमजा ने मेंशन भी कर दिया कि राइट ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम भी होता है और ट्रिपलेट्स भी होती हैं। अगर हमारे पास लेग्स जिस तरह ये दी हुई है 3 4, तो इसका हाइपोटेन्यूज 5 होता है, वो हम शॉर्टकट मेथड से भी 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर हम वो 5 ले लें तो 5 इंटू आप ये विड्थ करेंगे, क्योंकि वो लेंथ थी इस शेडेड एरिया की जो रेक्टेंगुलर था, और उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया 10 आ गया। ये क्लियर है। यस सर। जी सर प्लीज। चलिए ठीक है, अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया। कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, फिर जितने क्वेश्चंस हम कर सके कल। और किसी को अगर किसी टॉपिक में इश्यू हो तो वो कल बता दें, हम उसको फिर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल हम हमारा मतलब लास्ट डे ही होगा डिस्कशन के लिए कोई भी टॉपिक लेके। और परसों हम ओवरऑल डिस्कशन कर लेंगे जीआरई के हवाले से। तो अगर किसी को किसी टॉपिक में इश्यू हो तो वो कल हम डिस्कस कर सकते हैं, आप स्लैक पे बता दें, स्लैक पे मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम वो टॉपिक भी कल डिस्कस कर लेंगे। सर आपने ये बुक से ही कवर किए हैं सारे टॉपिक, ईटीएस की बुक से? जी सर, बुक से ही हम पहले तो बेसिक बुक हमने पढ़ी थी जीमेट वाली, और सर उसके बाद बस डायरेक्ट हमने ईटीएस पे ही जंप किया, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। मेरा इरादा था कि हम वो मैनहट्टन वाली स्ट्रेटजी गाइड्स करें, लेकिन वो एक तो लेंथी भी बहुत हैं और सेशन का टाइम बहुत कम था, तो वो फिर हम अच्छा कवर सर, नहीं उनमें कर के पाए। कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब स्किप हो जाते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला टॉपिक है, जी जी। और एक है नंबर सीक्वेंसेस वाला, आपने डिटेल में कर लिया सर? नंबर सीक्वेंसेस हमने नहीं किया था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 100 डिजिट्स हैं, 200 डिजिट्स हैं, उनका सम निकालना है, या उनमें मल्टीपल्स ऑफ 5 का सम निकालना है। नहीं, ये हमने जी डिस्कस नहीं जी, किया। आई और थिंक सो ये एक एक बार किए तो हैं, एक दो क्वेश्चंस आए थे। ये वैसे सर, ये अमीन प्रॉपर ने डिस्कस नहीं किया। उस तरह किए थे हमने, मतलब उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, सरसरी सा बस जी इनको बिल्कुल। डिस्कस करके तो वो आगे गो थ्रू किया था सर ने। ठीक है, और एक वो बॉक्स प्लॉट वाला टॉपिक है, क्वार्टाइल्स बॉक्स प्लॉट्स। ये आई थिंक उन्होंने भी डिस्कस नहीं किया। इनके कोई आपको अंदाजा हो के क्वेश्चंस आते हैं। जी जी, ये जैसे आप ओपन करेंगे ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक ओपन करेंगे मेन ईटीएस की, जी उसमें जी। ना एक पेज पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो उनमें ये हैं टॉपिक्स लिखे हुए, बॉक्स प्लॉट्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, और नंबर सीक्वेंसेस हैं, वहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे, और अच्छा, ये चले मैं इनके वो क्वेश्चन। गो थ्रू कर लेता हूँ, अगर कोई हम देख सकते हैं कल हम पॉसिबल जो भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकें वो भी कर लेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।
ओके सर, फिर आप सेशन एंड कर दें सर सकलैन। जी सर, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अभी के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।